फ्रेंड्स, आज हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर और इसी से रिलेटेड एक टॉपिक होता है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस में आप देखेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं या जो ट्रिक्स हैं या जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होता है। तो इन रिलेटेड टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में जब भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उनके माइंड में एक पहला ख्याल ये आता है कि इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैं किन किन फॉर्मूले को याद करूं। एग्जाम में अगर याद कर भी लिया है तो एग्जाम में क्वेश्चन में कौन से फॉर्मूले को कहाँ लगाओ, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के माइंड में होता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप जो भी फॉर्मूला पढ़ें उसको समझने की कोशिश करें कि उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, वो फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ। आपसे एग्जाम में कभी भी किसी फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बुक में जिस तरह से उस फॉर्मूले को डिराइव किया गया है, जिस तरह से उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है, उसी एक्सप्लेनेशन को यूज करके आप नए नए क्वेश्चन जब एग्जाम में आ रहे हैं तो आप उसको अप्रोच कर सकते हैं, उसको अटैक कर सकते हैं। तो आपको ये जो थॉट प्रोसेस है आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से, किस अप्रोच को यूज करके वो फॉर्मूला डिराइव हुआ है, और सेम अप्रोच, सेम थिंकिंग प्रोसेस में एग्जाम में एक नए क्वेश्चन भी जो आ रहा है तो उसमें यूज करूं। तो आप ज़्यादा फॉर्मूले को रटने के बजाय उस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करें। समझे कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी मैंने देखा है कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्वेश्चंस की वर्डिंग को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। तो अब हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ही कुछ काउंटिंग टेक्निक या ट्रिक्स होती हैं उसको समझेंगे। पहला होता है कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग। कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग का ये मतलब है कि सपोज आपसे क्वेश्चन में कुछ पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट विच फॉलो दिस कंडीशन। तो उस कंडीशन को फॉलो करता हुआ जो परम्यूटेशन या नंबर ऑफ परम्यूटेशन या नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपसे फाइंड करना है, अगर आप डायरेक्टली उस नंबर ऑफ परम्यूटेशन या नंबर ऑफ अरेंजमेंट को फाइंड नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करें, आपके पास एक सेट ए दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इस सेट ए को फॉलो करता हुआ कितने एलिमेंट्स हैं या कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशन हैं। आप क्या करें, ए के बदले आप जो ए कॉम्प्लीमेंट है उसको फाइंड करें। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है वैसे एलिमेंट, वैसे अरेंजमेंट जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं या उसके ठीक उल्टा है। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि सपोज एक वर्ड है बनाना और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दिस वर्ड इन विच दीज टू एन डू नॉट अपीयर टुगेदर, यानी कि ये दोनों एन साथ नहीं होना चाहिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन अप्रोच करना मुश्किल लग रहा है तो आप क्या करें, इसके कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट में जाए। कॉम्प्लीमेंट्री में यानी कि मैं पहले तो फाइंड कर लेता हूं कि विदाउट कंडीशन क्या है, मतलब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट विदाउट एनी कंडीशन। उसके बाद में कंडीशन का जो ठीक उल्टा है कि दोनों एन को मैं टुगेदर मान लेता हूं कि दोनों एन एक साथ हैं, और तब फाइंड करता हूं कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे और उस टोटल में से ये माइनस कर दूंगा तो मुझे आंसर आ जाएगा। अब एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा कि ये जेई 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग टेक्निक ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो एक मेथड होता है कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग, दूसरा होता है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल का ये मतलब है कि अगर सपोज आपको फाइंड करना है, ये एक सेट है या ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करना है इस सेट का, और आपसे ये सॉल्व नहीं हो रहा या डिफिकल्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस सेट को छोटे छोटे सबसेट में या पार्टीशन में डिवाइड कर दें। पार्टीशन में मैंने डिवाइड कर दिया और उसके बाद मैं क्या करूंगा कि हर पार्टीशन के अंदर जाके मैं काउंट कर सकता हूं कि उसमें कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट है। इसमें फाइंड कर लिया, इसमें फाइंड किया, इसमें फाइंड किया, और फाइनली लास्ट में सबको जाकर ऐड कर दिया। तो जब मैंने सबको जाकर ऐड किया तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट मुझे जो एक्चुअली फाइंड करना था वो मुझे मिल गया। तो ये दो सिंपल बेसिक टेक्निक्स हैं। इसके अलावा भी और टेक्निक्स होंगे जो जैसे जैसे आगे लेक्चर में मैं और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो उन टेक्निक्स को समझाता जाऊंगा। अब स्टूडेंट्स परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनसे 3-4 तरह के मेजर मिस्टेक्स होती हैं। पहला मिस्टेक ये होता है कि काउंटिंग दोज एलिमेंट्स हु शुड नॉट बी काउंटेड, या काउंटिंग दोज अरेंजमेंट्स विच शुड नॉट बी काउंटेड, यानी कि जिस चीज को हमें क्वेश्चन में नहीं पूछा गया काउंट करने के लिए उसको काउंट कर लिया। इसी का ठीक दूसरा उल्टा मिस्टेक क्या होता है, काउंट लीविंग दोज हु शुड बी काउंटेड, यानी कि जिसको काउंट करना था उसको तो काउंट नहीं किया
और जिसको काउंट नहीं करना था उसको काउंट कर लिया। तो इसलिए आप क्वेश्चन की वर्डिंग को हमेशा ध्यान से देखें। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी थ्योरी ये ऐसा मैथ्स का टॉपिक है जो इसमें मैथ्स में आपको जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन स्किल है, जो सेंटेंस को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि सेंटेंस में क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, उसको समझना बहुत जरूरी होता है। तीसरा मिस्टेक होता है डबल काउंटिंग सम एलिमेंट्स, यानी कि जिसको मुझे काउंट करना है वो ठीक है, उसको तो काउंट कर लिया, लेकिन उसको 2 जगह या 3 जगह काउंट कर लिया। तो ये सब कुछ मेजर मिस्टेक्स होती हैं। इसलिए जब भी आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करें, इन 2-3 चीजों का हमेशा ख्याल रखें। पहले तो देखिए कि जो उसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो क्या है, वो सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है, लाइक है या डिफरेंट है, या ऑब्जेक्ट डिस्टिंग्विशेबल और नॉट, कि उससे काफ़ी कुछ आपका अप्रोच में डिफरेंस आता है, काफ़ी कुछ फॉर्मूले में भी डिफरेंस आता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 मेन, तो मेन जनरली क्या है, डिफरेंट होंगे। क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली लिखा हुआ भी नहीं है तो ऑब्वियसली ये अज्यूम कर सकते हैं कि 10 डिफरेंट मेन ही होगा। उसके बाद देखिए कि एलिमेंट कोई रिपीट हो रहा है या वो रिपीटेशन अलाउड है या नहीं अलाउड है। ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि क्वेश्चन के वर्डिंग से आपको समझना पड़ेगा कि उसमें रिपीटेशन अलाउड है या नहीं अलाउड है। उसके बाद आप क्या करें, जब भी आपने आंसर ले आया है और सपोज क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आंसर सपोज n के टर्म्स में है, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स या n कोई और पैरामीटर है, तो आप उस n की वैल्यू फॉर स्मॉल वैल्यूज n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 के लिए सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लें कि आपका उन स्मॉल वैल्यूज के लिए आंसर आ रहा है कि नहीं, ताकि ये क्रॉस चेक हो जाएगा। तो ये तो मैंने बताया काउंटिंग टेक्निक्स, मेजर मिस्टेक्स और चेक क्या करना चाहिए, ताकि आप श्योर हो जाएं कि आप कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। तो अब मैं 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड बनाना इन विच द 2 and डू नॉट अपीयर एडजेसेंटली। अभी जैसे मैंने पिछले पार्ट में दिखाया कि हम लोग यहाँ पे कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, मेथड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग। तो उसके लिए मुझे पहले ये फाइंड करना पड़ेगा कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट विदाउट एनी कंडीशन, यानी कि मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं कि ये जो कंडीशन है 2 and डू नॉट अपीयर एडजेसेंटली, ये थोड़ी देर के लिए मैं इस कंडीशन को भूल जाता हूं। तो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी कंडीशन के, व्हाट इज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड बनाना। बनाना में टोटल कितने लेटर्स हैं, 2 2 4 2 6, तो आप मैं लिख सकता हूँ ये टोटल 6 लेटर्स। जब भी आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन हो तो इस तरह का एक डायग्राम बनाए, टोटल 6 बना लें। इस 6 में आप रिपीटेशन कितना है, ए जो है वो 3 जगह है, तो 3a मैं लिख सकता हूँ। साथ ही साथ जो है n वो 2 जगह है, बाकी जो एक वर्ड है b है वो डिफरेंट है। तो 6 टोटल लेटर्स हो गए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट या नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होगा। तो मैं लिखता हूँ 6 अगर डिफरेंट रहता तो क्या होता, नंबर ऑफ परम्यूटेशन फैक्टोरियल 6 होता है। लेकिन आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला जो फैक्टोरियल 6 वाला है वो कब होता है, जब मेरे सारे लेटर्स, सारे ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल डिफरेंट होते तो। लेकिन मैं जान रहा हूं कि इसमें 3a है, यानी कि a जो है वो 3 है, कि अगर मेरा सारा लेटर डिफरेंट होता तब तो मेरा ये आंसर करेक्ट होता। लेकिन क्योंकि सारा लेटर डिफरेंट नहीं है, a जो है वो 3 है, तो इन 3 का मैं आपस में कोई अरेंजमेंट बना दूं, इनको मैं अगर आपस में कोई परम्यूटेशन कर दूं, तो उससे मुझे कोई नया परम्यूटेशन तो इस वर्ड का मिल नहीं रहा है, क्योंकि तीनों जगह क्या है, ए है। इसको आप कुछ भी घुमा लें फैक्टोरियल 3 वेज में यानी 6 वेज में, लेकिन नेट रिजल्ट क्या है, नेट रिजल्ट तो सेम है, क्योंकि ये 3 जो क्या है वो लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसलिए मुझे यहाँ पर फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फैक्टोरियल 3। अब क्योंकि 2n भी है तो यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया तो हो गया फैक्टोरियल 2। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विदाउट एनी कंडीशन। तो कितना होगा, फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग में। कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग का मतलब क्या है कि इस कंडीशन का ठीक उल्टा मैं लेता हूँ, कि मैं मान लेता हूँ कि जो दोनों n है वो हमेशा एक साथ रहता है। मैंने इसको फेविकॉल से चिपका दिया है, तो 2n हमेशा साथ रहेगा। इसका मतलब इस 2 को मैं एक ऑब्जेक्ट मान सकता हूँ, एक ऑब्जेक्ट समझ सकता हूँ। तो ये जो 2n है ये क्या हो गया, ये दोनों n एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो टोटल बनाना वर्ड में अब कितने ऑब्जेक्ट हो गए, ये 2 को मैं एक काउंट कर रहा हूँ, रिमेनिंग जो 4 था, तो टोटल मिलाकर 5 ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो अब मैं लिख सकता हूँ टोटल मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। उसमें क्या है, a कितने हैं, 3 हैं। अब यहाँ पर मुझे लिखने की ज़रूरत है कि 2n भी होगा। 2n लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इनिशियली ही मान लिया है इस 2n को मैं एक काउंट कर रहा हूँ।
इसलिए मैंने देखिए टोटल जो भी मेरा नंबर ऑफ लेटर्स है वो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 था, यहाँ 5 हो गया। तो इसलिए मुझे यहाँ पर ये जो 2n है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस मेथड में 2n यहाँ पे लाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसका अरेंजमेंट कितना होगा, ये होगा फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3, ये आ जाएगा 20। तो ये हो गया 20 अरेंजमेंट्स हैं जिसमें दोनों n जो है वो हमेशा साथ होता है। तो अब देखिए हमने क्या फाइंड किया, टोटल हमारे पास ये 60 अरेंजमेंट्स था। इस 60 अरेंजमेंट में से हमने फाइंड कर लिया 20 अरेंजमेंट्स जिसमें दोनों n जो है वो चिपका हुआ है एक दूसरे से, यानी रिमेनिंग जो 40 अरेंजमेंट्स होगा उसमें दोनों n जो है एडजेसेंटली नहीं होगा, दोनों बिल्कुल अलग होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 60 माइनस 20। तो ये है मेथड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग कि पहले मैंने पूरा जो यूनिवर्सल सेट है यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट विदाउट एनी कंडीशन वो मैंने 60 फाइंड कर लिया। अब मैं जो भी कंडीशन क्वेश्चन में पूछा गया है इसका ठीक उल्टा लेता हूं। अब इसी से मिलता जुलता और सिमिलर सा एक क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच m men है एंड n वुमेन कैन सिट इन अ रो सच दैट नो 2 वुमेन सिट टुगेदर। कि इसमें लेटर्स थे बनाना था, इसमें 2n था, इसमें मेन एंड वुमेन है और n वुमेन है। तो अब आप सोचिए क्या इसमें भी आपको माइंड में लग रहा हो कि बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन दिख रहा है, तो क्यों ना मैं इसमें भी कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग वाला कुछ फंडा लगाऊं। तो अगर अब आप इसमें कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग लगाने जाएंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होगा। वो क्यों होगा, इसमें क्या था देखिए, इस वाले में सिर्फ 2n था, तो आप इस 2n को साथ चिपका सकते हैं और काउंट कर लिया कि जब ये दोनों चिपक रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या है। अब वुमेन क्या है, वुमेन तो यहाँ पे n वुमेन है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कोई भी 2 वुमेन साथ नहीं होगी और टोटल n वुमेन है, सपोज n मान लीजिए कि 10 वुमेन है। तो अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री में आप जाएंगे तो बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं। हो सकता है कि 2 वुमेन साथ हो 8 डिफरेंट तरीके से हो सकता है कि 3 वुमेन साथ हो, फिर 4 वुमेन साथ हो, रिमेनिंग 3 वुमेन एक साथ हो गया। कभी हो सकता है कि 4 वुमेन एक साथ हो, 5 वुमेन एक साथ हो, 1 है। तो बहुत सारे डिफरेंट वेज हो सकते हैं उस कॉम्प्लीमेंट के, और इसमें जब मैंने n को 10 लिया है तब इतने कंडीशंस आ रहे हैं और ये हजारों कंडीशन आएंगे। और n जब आपका एक आर्बिट्रेरी नंबर है तब तो उस कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग वाले टेक्निक को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। इसलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दोनों बिल्कुल सेम दिख रहा है, लेकिन सिर्फ देखिए इसमें जो लेटर n था वो 2 था, इसमें जो वुमेन है वो n हो गया है, वेर n इज एन आर्बिट्रेरी नंबर। तो अब मुझे इसमें क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग टेक्निक को यूज करना डिफिकल्ट हो रहा है या बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। तो अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, m मेन मुझे दिया हुआ है तो इन सारे मेन को मैं ऐसे बैठा सकता हूं। सपोज ये m है, ये m है, जहां जहां m ये ब्लू से दिखा रहा है इसका मतलब ये m मेन हो गया। यहां तक मान लीजिए m मेन को मैं पहले एक लाइन में बैठा देता हूं, ठीक है। मुझे अरेंजमेंट करना है तो मैंने सबसे पहले सारे मेन को m को एक लाइन में बैठा दिया। अब मैं क्या करता हूं कि इनके बीच में जो जगह है, यहाँ पे एक जगह है, यहाँ जगह है, यहाँ जगह है, यहाँ जगह है, लास्ट में यहाँ पे जगह है, उन सारे जगहों पे मैं वुमेन को डालना चालू करता हूँ। तो जब आप उन सारी जगहों पे यहाँ पे वुमेन, यहाँ पे वुमेन, यहाँ पे वुमेन डालेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपका जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि वुमेन क्या है वो 2 मेन के बीच वाली ही जगह में जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर एक वुमेन है, यहाँ पे एक वुमेन है, उन दोनों वुमेन के बीच में एक मेन जो है आपका हमेशा रहेगा ही। कि जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्वेश्चन जो होता है उसको अप्रोच करने में आप देखिए कि आपका क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरे वर्क को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे अरेंज कर सकते हैं, किन स्टेप्स में। तो ये जो मैं अभी कर रहा हूँ इसको कहते हैं कॉम्पोजिट वर्क या मल्टी स्टेप वर्क। क्योंकि मुझे क्या काम करना था, क्वेश्चन ने मुझसे पूछा कि आप ये काम करो कि आप m मेन को लो, n वुमेन को लो और उनको ऐसे बैठाओ कि 2 वुमेन साथ नहीं हो। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले सारे मेन को बैठा दिया। अब हर मेन के बीच में यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे लास्ट में जगह बच गया। मैं क्या करता हूँ कि वुमेन को बोलता हूँ कि अब इन्हीं में से आप लोग n प्लेस अपने लिए सेलेक्ट कर लो और उन n प्लेस को सेलेक्ट करके वहाँ पे जाके बैठ जाओ। तो ये क्या है, मेरा जो वर्क मैंने किया वो 3 स्टेप में किया। पहले स्टेप में मैंने सारे मेन को बैठा दिया, मेन को बैठा दिया। उसके बाद मैंने जो
अगर ये m मेन है तो कितने टोटल नंबर ऑफ प्लेस आएंगे, वो हो जाएगा m+1 प्लेसेज आ गए। उस m+1 प्लेसेज में से n प्लेस मैं वुमेन को बोलता हूँ कि अपने लिए चूज कर लो, और उस n प्लेस में चूज करके सारी वुमेन बैठ गई। तो ये वर्क जिसको होता है, जिसको कहते हैं कॉम्पोजिट वर्क। कॉम्पोजिट का मतलब इस वर्क में 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप्स हैं, या मल्टी स्टेप वर्क। इस क्वेश्चन को मैंने 3 स्टेप में सॉल्व किया। और रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो पर काउंटिंग टेक्निक है, आपको मालूम होगा कि अगर आप किसी वर्क को मल्टी स्टेप वर्क में कर रहे हैं, या कोई कॉम्पोजिट वर्क आपके पास है, वर्क के पहले स्टेज को करने का सपोज आपके पास n1 वेज है, दूसरे स्टेप को करने का n2 वेज है, तीसरे स्टेप को करने का n3 वेज है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दैट मल्टी स्टेप वर्क क्या होता है, n1 इंटू n2 इंटू n3। तो इसको रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने m मेन को बैठा दिया। तो m मेन को बैठाने का कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, वो होगा फैक्टोरियल m। क्यों होगा फैक्टोरियल m, क्योंकि सारे मेन जो है वो तो डिफरेंट है। तो फैक्टोरियल m हो गया नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग दीज मेन इन अ रो। उसके बाद आपके पास m+1 स्पेस है फॉर वुमेन। तो उस m+1 में से वुमेन को सिलेक्ट करना होगा n प्लेसेस फॉर देमसेल्व्स। तो ये मेरा दूसरा स्टेप हुआ इस प्रोसेस का, m+1 इंटू cn। और जब मैंने n प्लेसेस आइडेंटिफाई कर लिया वुमेन के लिए, तो सारी वुमेन उस n प्लेस पे अगर बैठ गई हैं तो वुमेन भी तो डिफरेंट है, तो ये भी आपस में उस n प्लेस पे अपने आप को परम्यूटेशन कर सकती हैं, अरेंजमेंट कर सकती हैं। तो तीसरा क्या हो जाएगा, इंटू n। तो देखिए ये 3 स्टेप का प्रोसेस था, फैक्टोरियल m इंटू दिस थिंग इंटू फैक्टोरियल n। तो जो टोटल आंसर होगा वो हो जाएगा फैक्टोरियल m इंटू m+1 cn इंटू फैक्टोरियल n। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल m, ऊपर में आ जाएगा फैक्टोरियल m+1, नीचे में आ जाएगा m-n+1, और इसका जो एक फैक्टोरियल n का टर्म आएगा और ये फैक्टोरियल n दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर ये होगा फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल m+1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल m-n+1। तो देखिए दोनों क्वेश्चन सेम था, लेकिन जो अप्रोच था सॉल्व करने का बिल्कुल डिफरेंट हो गया। और वो क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जो आपका लेटर n था वो सिर्फ 2 था, इसमें जो वुमेन है वो n है, और n कैन बी एन आर्बिट्ररी नंबर। तो मैंने क्या किया, पहले सारे मेन को बैठा दिया, m मेन को बैठाने का फैक्टोरियल m तरीका हो गया। उसके बाद उस m मेन को बैठाने के बाद मुझे यहाँ पे, जहाँ पे फर्स्ट मैन के लेफ्ट से स्टार्ट करते हुए हर 2 मैन के बीच में जो है, और लास्ट मैन के लास्ट तक अगर आप जाएं तो आपको यहाँ काउंट करेंगे तो m+1 प्लेसेस मिलेंगी। उस m+1 प्लेसेस में से n प्लेस मैं वुमेन को बोलता हूँ कि अपने अपने लिए आप लोग एक एक जगह चुन लो। तो m+1 cn वेज में कॉम्बिनेशन n, यानी m+1 cn वेज में वुमेन ने अपने लिए प्लेस चुन ली। प्लेस जब उन्होंने अपने लिए चुन लिया तो आपस में वो जो सारी वुमेन है वो फैक्टोरियल n वेज में परम्यूटेशन कर सकती हैं, अरेंजमेंट कर सकती हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इस आंसर को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको एक कंडीशन भी मिल रहा है कि m-n शुड बी और इक्वल टू, दैट m-n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, यानी कि m शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n-1, क्योंकि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो आपका ये जो नीचे वाला फैक्टोरियल है वो एक नेगेटिव नंबर का हो जाएगा। तो फैक्टोरियल ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज अनडिफाइंड। अब इसी से मिलता जुलता एक तीसरा क्वेश्चन है, ये जेई 1988 का है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 6 प्लस एंड 4 माइनस साइंस कैन बी अरेंज्ड इन अ लाइन सो दैट नो 2 नेगेटिव साइंस कैन अकर टुगेदर। देखिए तीनों क्वेश्चन अब बिल्कुल सेम जैसा है, लेकिन तीनों में अप्रोच में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को भी आप चाहें तो ये कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग वाले मेथड से इससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो डिफिकल्ट होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता करना है कि जो नेगेटिव साइन है ये साथ टुगेदर नहीं होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव साइन आपके पास 4 हैं। तो जैसे ही आपको अगर ये जो लेटर n जिसमें 2 था तब तक तो ये कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग मेथड बहुत अच्छे से काम कर रहा था। अब जैसे इसमें 4 आ गया तो ये कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग वाला मेथड ईजी नहीं होगा। तो अब मैं इसको इसी वाले मेथड से सॉल्व करता हूं जिस मेथड से मैंने मेन और वुमेन वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो सबसे पहले मैं 6 पॉजिटिव साइन को अरेंज करता हूं।
6 पॉजिटिव साइंस को अरेंज करने के कितने नंबर ऑफ वेज होंगे? वो नंबर ऑफ वेज 1 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए ये जो 6 पॉजिटिव साइंस है, सारे पॉजिटिव साइन तो बिल्कुल एक जैसे हैं, 6 के 6 हैं, उसको मैंने अगर लिख दिया, अब इसका अरेंजमेंट क्या होगा? इसको मैं कितना भी घुमाऊं इधर उधर करूं, अरेंजमेंट तो मुझे एक ही दिख रहा है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दिस 6 पॉजिटिव साइन दैट विल बी इक्वल टू 1। इसको आप ऐसे भी समझे कि अगर 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इसका परमुटेशन आप फैक्टोरियल 6 लिखेंगे, लेकिन इसको डिवाइड करना होगा फैक्टोरियल 6 से, क्योंकि ऑल दिस 6 ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर, दे आर लाइक ऑब्जेक्ट्स। तो इसलिए जब 6 पॉजिटिव साइन को अरेंज करना होगा तो यहाँ पर मुझे 1 लेना पड़ेगा। इस वाले में देखिए मुझे m लिखना पड़ा था, फैक्टोरियल m, क्योंकि मेन जो है वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव साइन जो है, ऑल पॉजिटिव साइंस आर सिमिलर, दे आर एग्जैक्टली सेम। इसलिए यहाँ पे मुझे फैक्टोरियल m लिखना पड़ा, लेकिन यहाँ पर मैं 1 लिख रहा हूँ, क्योंकि देयर इज वन एंड ओनली वन वे ऑफ अरेंजिंग द 6 पॉजिटिव साइन इन अ रो। तो पहला स्टेप तो मैंने कर लिया इस मल्टी स्टेप प्रोसेस का। उसके बाद मुझे नेगेटिव साइंस के लिए जगह ढूंढना पड़ेगा। तो ये अगर 6 पॉजिटिव साइंस को मैंने लिख दिया है तो कितने प्लेसेज आएंगे? मुझे 7 प्लेसेज आएंगे। तो 7C4 यानी कि सारे नेगेटिव्स के लिए मुझे नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग प्लेस फॉर देम वो क्या हो जाएगा? 7C4, क्योंकि 6 पॉजिटिव साइन है। तो एक देखिए यहाँ प्लेस है, एक यहाँ 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 है और एक यहाँ पर है। तो आपके पास कितना? 7 ग्रीन प्लेसेज आ गए, ग्रीन डॉट्स जहाँ जहाँ पे हैं। ये 7 प्लेस है जहाँ पर मैं नेगेटिव सिंबल को डाल सकता हूँ। अब मेरे पास 4 ही सिंबल हैं, तो मैं इस 7 प्लेस में से 4 प्लेस को सिलेक्ट करता हूँ, दैट इज 7C4। अब मैंने सपोज 4 प्लेस सिलेक्ट कर लिया उस नेगेटिव के लिए। अब क्या मैं इस नेगेटिव को भी यहाँ मैंने नेगेटिव लिख लिया है, इसको भी कुछ अरेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारे नेगेटिव साइन क्या है, वो एक जैसे होते हैं। जितना भी अब नेगेटिव आपको मिल गया यहाँ पर, सपोज ये 4 नेगेटिव साइन, तो ये चारों क्या है? ये तो सिमिलर है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। इनको आप अलग से कुछ परम्यूटेशन या अरेंजमेंट या कुछ कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में भी क्या आ जाएगा? into 1, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब था वुमन की बात हो रही थी तो यहाँ पे फैक्टोरियल n से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ जब हम लोग कर रहे हैं तो into 1 कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा 7C4 और 7C4 होता है 35। तो देखिए एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है, लेकिन 3 डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट मेथड यूज करना पड़ा।